वे लक्षण जो आपके व्यवहार में हमेशा समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? शील गुण। याद रहेगा तो लिख लो। शील गुण से अभिप्राय है, शील गुण से अभिप्राय है, अभिप्राय है व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार में अभिव्यक्त होने वाली, व्यक्ति के व्यवहार में अभिव्यक्त होने वाली वे संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जो व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा हमेशा समान रूप से अभिव्यक्त होती है, व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा समान रूप से अभिव्यक्त होती है। जैसे दया, दया, सलाह, दया, सलाह, सहयोग, सहयोग, ईमानदारी, ईमानदारी, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, सामाजिक चक्र विकसित, सामाजिक चक्र विकसित, सामाजिक चक्र विकसित, सामाजिक चक्र विकसित। अब देखो आपको याद क्या रखना है, बाकी सब तो आज जानते हो। एक तो क्या होती है? सामाजिक प्रवृत्ति, मतलब समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य बात होती है। और एक होता है सामाजिक चक्र विकसित, मतलब समाज के लिए कुछ करने हेतु अपनी जान को भी जोखिम में डाल देना। मान लो किसी जगह पर जो है किसी मकान में आग लग गई और व्यक्ति जो है सब आसपास खड़े रहते है ना, सब बच्चे बाहर आ गए, लेकिन सब व्यक्ति बाहर आ गए, लेकिन अंदर कोई 8 महीने का 10 महीने का कोई बच्चा रह गया। तो सब व्यक्ति चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं और उसको बचाओ, और बचाने कोई नहीं जाता है। एक युवा जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे अंदर जाकर बच्चे को बाहर ले आता है। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति नहीं है, ये क्या है? सामाजिक चक्र विकसित है, मतलब ऐसा विचलित व्यवहार करना जो स्वयं की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। ये भी एक तरह से क्या है? शील गुण है। क्या है ये? शील गुण है, ठीक है। परंतु ये हमेशा प्रकट नहीं होगा, है ना। इसको अपन सोचे कहीं भी ऐसा व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा, नहीं। एक व्यक्ति एक बार जोखिम में डाल भी देता है तो दोबारा उसे कहीं वापस डाल दे, है ना, तो संभव नहीं होगा, है ना। तो ये सारे तो किससे संबंधित हो गए? शील गुण से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, देखो, एक तो होता है शील गुण के प्रकार। बोलो क्या होता है? शील गुण के प्रकार, है ना। और एक होता है शील गुण का विश्लेषण। एक तो क्या होगा? शील गुण का प्रकार, और एक क्या होगा? शील गुण का विश्लेषण। तो शील गुण के विश्लेषण की अगर बातचीत की जाती है तो शील गुण का विश्लेषण आल्पोर्ट द्वारा कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार से। एक तो क्या बताया गया? सामान्य शील गुण। बोलो क्या बताया गया? सामान्य शील गुण, ठीक है। और ये क्या बताए गए? विशिष्ट शील गुण। बोलो क्या बताए गए? विशिष्ट शील गुण। अब जब बातचीत होती है इसके बारे में, सामान्य शील गुण के बारे में, तो क्या बोलोगे? वे लक्षण जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं, जन्मजात होते हैं, समाज के माध्यम से आते हैं, संस्कृति के माध्यम से आते हैं। कौन से शील गुण हुए? सामान्य शील गुण। आता है समझ में? लिखो आप डबल स्टार बनाकर। आल्पोर्ट ने शील गुण संबंधी 2 प्रकार से
दो प्रकार से विश्लेषण किया है। आल्पोर्ट ने शील गुण संबंधी दो प्रकार से विश्लेषण किया है। नंबर 1, सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण। और सेकंड लिखो विशिष्ट शील गुण, सामान्य शील गुण और क्या लिखोगे, विशिष्ट शील गुण, सामान्य शील गुण और विशिष्ट। देखो नंबर 1 डालकर लिखो सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण। बंद कर दो, ये पंखा बंद कर देना, ये आगे वाला कोई भी एक पंखे का बटन चालू होगा ना पीछे से, बंद कर दो इसको। सामान्य शील गुण में लिखो व्यक्ति के अभिव्यक्त व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार में अभिव्यक्त होने वाली वे संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जो जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति के माध्यम से, समाज या संस्कृति के माध्यम से लक्षण आते हैं, लक्षण आते हैं, लक्षण आते हैं। सभी में लगभग, सभी में लगभग समान पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। देखो व्यक्तियों में सामान्य लक्षण जो पाए जाते हैं वो सब में होंगे, लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कौन से शील गुणों से, विशिष्ट शील गुणों से। क्योंकि व्यक्तित्व की जब अपन बात करते हैं तो व्यक्तित्व क्या है, पहचान। बोलो क्या है, पहचान। और पहचान कभी भी सामान्य कार्यों से तो नहीं बनती है। पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है कि बुद्धि का विशिष्ट प्रकार, बुद्धि में विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि में क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, ये किसने कहा, शाबाश। तो क्या बोलोगे, स्पीयर में। देखो बुद्धि में एक तो क्या होती है, सामान्य तत्व होते हैं और एक क्या होते हैं, विशिष्ट तत्व होते हैं। ठीक है, तो सामान्य और विशिष्ट तत्व बुद्धि में किसने बताए, स्पीयरमैन। और व्यक्तित्व का दो प्रकार से विश्लेषण, सामान्य और विशिष्ट शील गुण, ये किसने बताए, आल्पोर्ट ने। ठीक है, लिखवा विशिष्ट शील गुण, विशिष्ट शील गुण। वे शील गुण, वे शील गुण जो समाज, वे शील गुण जो समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति के माध्यम से, समाज या संस्कृति के माध्यम से नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिनसे व्यक्ति की, जिनसे व्यक्ति की समाज या संस्कृति में, समाज या संस्कृति में पहचान बनती है, पहचान बनती है। ठीक है,
अब देखो एक प्रश्न मैंने आपको ये दे दिया, निम्न में से असंगत का चुनाव करो। आजकल ऐसे प्रश्न काफी प्रचलन में है, जिसमें कोई टॉपिक नहीं देगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं देगा, वो डायरेक्ट प्रश्न करेगा और आपको ही पता लगाना है कि ये कौन से टॉपिक का प्रश्न है और किस आधार पर इसमें से असंगत का चुनाव करें। प्रश्न आपको दिया गया, निम्न में से असंगत का चुनाव करें और ए ऑप्शन उसने दे दिया प्रमुख प्रवृत्ति, प्रमुख प्रवृत्ति एक दे दिया, सामान्य प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति एक दे दिया उसने, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और एक उसने आपको दे दिया गौण प्रवृत्ति। ठीक है, प्रश्न आपको दिया असंगत का चुनाव करें। देखो प्रश्न लिखिएगा, असंगत का चुनाव करें, असंगत का चुनाव करें, ओब्लिक बेमेल को अलग करें। बात एक ही है, बेमेल को अलग करें, बेमेल को अलग करें। ए प्रमुख प्रवृत्ति, बी सामान्य प्रवृत्ति, सी केंद्रीय प्रवृत्ति, और डी गौण प्रवृत्ति। हो गया? अब लिखिए, अब इसमें आंसर बताइए आप, क्या आंसर सही आएगा? क्या बताओगे? सामान्य प्रवृत्ति। क्यों? ये जो है ना शील गुण का विश्लेषण है। क्या है ये? शील गुण विश्लेषण है। ठीक है, और बाकी तीन जो है ए, सी और डी, ये तीनों क्या है? शील गुणों के प्रकट होने की प्रवृत्ति, शील गुणों के प्रकट होने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगर अब अपने से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकट होने के आधार पर शील गुणों की कितनी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो क्या बताओगे? 3 प्रवृत्ति। 3 कौन कौन से? प्रमुख प्रवृत्ति के शील गुण, केंद्रीय प्रवृत्ति के शील गुण और कौन से? गौण प्रवृत्ति के शील गुण। लेकिन ऐसा प्रश्न तो क्या कभी आया था आपके एग्जाम में? लेकिन आगे जो आपका प्रश्न बनता है ना, वो ये बनता है, वे लक्षण या वे गुण जो व्यक्ति में निहित होते हैं लेकिन व्यक्ति स्वयं अपरिचित रहता है, मतलब आपको खुद को भी पता नहीं होता है, कौन से हो? तो क्या बताओगे? गौण प्रवृत्ति की। अरे नाम से स्पष्ट हो गया, गौण। गौण का मतलब क्या होता है? छिपे हुए। गौण का मतलब क्या होता है? छिपे हुए। तो जो लक्षण या जिन लक्षणों से आप स्वयं परिचित नहीं है, या अलग प्रकार से प्रश्न क्या देगा, जिन शील गुणों के पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है। मतलब जो गौण प्रवृत्ति के शील गुण होते हैं ना, ये परिस्थितियों के आधार पर प्रकट होंगे। क्या बोलोगे? सब जिंदा होना? कौन कौन जिंदा है? सीधी बैठ, सीधी। कभी कभी तो हाथ सीधे करो, हाथों में हाथ मत पकड़ो, हाथ तो किसी और का पकड़ना, अपना क्या हाथ पकड़ना है? अपना खुद का ही हाथ पकड़ लोगे तो किसी और का नहीं पकड़ पाओगे, ध्यान रखना। जिंदा हो सब? यस सर। जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आ रही? वाह, अरे यार कम से कम 300-350 मनों की इतनी कम आवाज आएगी, लफड़ा बढ़ जाएगा ना। जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। अब ठीक है। मैडम ये यूं क्या कर रहे हो?
ताली जोर से बजाओ ना। अब ठीक है, मेरे को दे, अच्छा लगेगा। हाँ बस हो गया, अब देखिएगा, अब आपके आराम से समझ में आ जाएगा ये तीनों प्रवृत्तियां, है ना। वो पहले क्या होता था, यहाँ से प्रश्न आता था, हालांकि मैं हमेशा ये तीनों चीजें बताता था, लेकिन अभी प्रश्न शायद थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में, संभवतः थर्ड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो देखिएगा बात क्या, गुण प्रवृत्ति के शील गुण वे लक्षण जो व्यक्ति में पाए जाते हैं, व्यक्ति स्वयं उनसे परिचित नहीं होता है, परिस्थितियों के आधार पर प्रकट होती है, लेकिन पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है। कौन से शील गुण होंगे, गुण प्रवृत्ति के। जैसे मान लो कि आप ना जो है ना क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, आपने खेलना तो अपने को आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, सामने वाले ने बॉल फेंकी और अपने ऐसे ही बैट घुमा दिया, है ना, और 6 चला गया, तो अपन सचिन तेंदुलकर तो नहीं बने ना। अपन सोचे यार मैं तो 10 मार लेता हूँ, और अगली बॉल पर भी अपन ने वैसे ही कोशिश की, है ना। तो मतलब अचानक आपके दिमाग में आया मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी। कौन सा, और वे शील गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा प्रकट होते हैं, जिनकी आसानी से पहचान की जा सकती है। कौन से होंगे, कौन से होंगे बोलो, प्रमुख प्रवृत्ति के, और जो आवश्यकता अनुसार प्रकट होते हैं। जैसे आपको दया आती है, सब पर आती है क्या, किस पर आती है, जिसको जरूरत होगी, और किस पर, तो अपने पहचान वालों पर तो सबको आती है ना, पर जो आपके पहचान का नहीं है और उसको भी अगर आपके सहयोग की जरूरत है तो आप सहायता करोगे या नहीं करोगे, करेंगे ना। तो ये जो शील गुण है जो आवश्यकता के आधार पर प्रकट होता है, और भविष्य में भी एक बार किसी की सहायता कर दी तो अब दूसरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो सहायता नहीं करोगे क्या, करेंगे ना, ठीक है। तो वे शील गुण जो आवश्यकता के आधार पर प्रकट होते हैं और भविष्य में पुनरावृत्ति हो सकती है, कौन से होंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति। याद रहेगा, लिखो डबल स्टार बनाकर, प्रकट होने के आधार पर, देखो प्रकट होने के आधार पर शील गुणों की तीन प्रवृत्तियां, शील गुणों की तीन प्रवृत्तियां बताई है, प्रवृत्तियां बताई है। नंबर 1, प्रमुख प्रवृत्ति का शील गुण, प्रमुख प्रवृत्ति का शील गुण, प्रमुख प्रवृत्ति, वे शील गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में, जो व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा प्रकट होते हैं, हमेशा प्रकट होते हैं, जिनकी आसानी से पहचान, जिनकी आसानी से पहचान की जा सकती है, आसानी से पहचान की जा सकती है, ठीक है। कौन सा शील गुण हो जाएगा, प्रमुख। जैसे आपको जो है ना ईमानदारी, सत्यता, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं, प्रमुख प्रवृत्ति के। सामाजिक प्रवृत्ति, है ना, ये भी एक तरह से क्या है, जो समाज सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा ही समाज सेवा करते हैं, उनकी कोई भी पहचान कर सकता है ना, ठीक है। अगला लिखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का शील गुण, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, वे शील गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में
आवश्यकता अनुसार प्रकट होते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रकट होते हैं। भविष्य में पुनः प्रकट हो सकते हैं। भविष्य में पुनः प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिखो। गौण प्रवृत्ति के शील गुण। गौण प्रवृत्ति के शील गुण। गौण प्रवृत्ति इसमें लिखो। वे शील गुण जो परिस्थिति के आधार पर प्रकट होते हैं तथा भविष्य में प्रकट होने की संभावना को अपन लिख सकते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलोगे? पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है। पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा शील गुण हो जाएगा आपका? गौण प्रवृत्ति। ये तो आपकी बातचीत हो गई किसके बारे में? शील गुणों की प्रकट होने के आधार पर प्रवृत्ति की। ठीक है, अब अपन बातचीत करते हैं। देखो, आल्पोर्ट की जो बात होती है, तो आल्पोर्ट ने अपने विश्लेषण में शील गुण संबंधी 17,953 शब्दों की एक श्रृंखला तैयार की। कितने शब्द बताए व्यक्तित्व में? 17,953 शब्दों की एक श्रृंखला तैयार की। इन शब्दों को इसने कितने भागों में बांट दिया? आगे जाकर 4,500 इसमें बांट दिया, भागों में बांट दिया। 4,500 क्या हो गए? भाग हो गए। अब क्या हुआ? आल्पोर्ट ने इस सिद्धांत पर काम करना बंद कर दिया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया उनके शिष्य ने। क्या नाम है? आर.बी. केटल। किसने बनाया? आर.बी. केटल। तो आर.बी. केटल द्वारा पीएफ 16 प्रश्नावली का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? पीएफ 16 प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसे अपन बोलते हैं पर्सनालिटी फैक्टर 16। बोलो, क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी फैक्टर 16। अब यहाँ पीएफ 16 प्रश्नावली की जब बात होती है, तो पीएफ 16 प्रश्नावली में इन्होंने जो है कितने प्रकार के सामान्य शील गुण का वर्गीकरण किया। तो सामान्य शील गुण की संख्या कितनी बता दी गई? 16। कितनी बता दी गई? 16। ये जो आर.बी. केटल का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है? विश्लेषक सिद्धांत। बोलो, क्या कहा जाता है? विश्लेषक सिद्धांत। कभी अगर प्रश्न अपना बन जाता है विश्लेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विश्लेषक सिद्धांत क्या जाएगा आपके? आर.बी. केटल। ये आर.बी. केटल याद है आपको? वही आदमी है जिसने बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तरल व शाबाश। कौन सा सिद्धांत दिया? तरल व ठोस सिद्धांत। या यूं कह सकते हैं आर.बी. केटल की बुद्धि के कितने प्रकार? तो क्या बोलोगे? 2 प्रकार। बोलो, क्या बोलोगे? 2 प्रकार। 2 कौन सी? तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि की जब बातचीत की जाती है, तो तरल बुद्धि जो है किससे संबंधित होती है? जन्मजात कारक, जो कि स्पीयरमैन के कौन से फैक्टर से संबंधित है? जी फैक्टर से संबंधित। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जाता है? जब विभिन्न सूचनाएं पर्यावरणीय तथ्यों के संदर्भ में आकर
अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो कौन सी बुद्धि का निर्माण होगा? क्या बोल दोगे? ठोस बुद्धि का। किसका निर्माण होगा? ठोस बुद्धि जो होती है तरल तत्वों का ही परिवर्तित स्वरूप होती है। तरल बुद्धि की अगर अपन बातचीत करें तो विभिन्न सूचनाओं पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? विभिन्न सूचनाओं पर आधारित होती है। और ठोस बुद्धि की बात करें तो देखो ये किस पर आधारित होगी? अनुभूतियों पर। क्या बोलोगे? अनुभूतियों पर। सूचनाओं पर आधारित क्या थी? तरल बुद्धि। अनुभवों पर आधारित क्या है? ठोस बुद्धि। तो सूचनाएं जो होती है वह भी प्राप्त होती है और कुछ दिन बाद वापस क्या हो जाते हैं? यहाँ पर भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। तो तरल बुद्धि सूचनाओं पर आधारित, भूल जाएंगे, मतलब ये एक तरह से क्या होती है? अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। और ठोस बुद्धि किस पर आधारित है? अनुभव। और अनुभव तो लंबे समय तक याद रहते हैं। तो क्या बोलोगे? चिर स्थायी होती है। क्या बोलोगे? चिर स्थायी होती है। या इसी को अपन ये बोल देते हैं कि ये जो है ये क्या होती है? अल्पकालीन होती है। बोलो, क्या बोलोगे? अल्पकालीन होती है। और इसके लिए क्या बोल दोगे? दीर्घकालीन होती है। बोलो, क्या बोल दोगे? दीर्घकालीन होती है। याद रहेगा? ठीक है, आगे और अपन देखें। ये तो केवल याद आ गया था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको याद है या नहीं है। वैसे आपको सब याद है। याद है ना? कब तक याद रहेगा? एग्जाम के बाद भूल जाओगे? हाँ देखिए, हाँ अपने वैसे भी एग्जाम तक ही याद रखना है ना? ज्यादा दिनों तक याद रख के क्या करना? फिर तो बच्चों को पढ़ाने में काम लेना है ना? अगर आपसे पूछा जाता है एक अध्यापक अनिवार्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, क्यों? विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए या स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं? शाबाश, स्वयं की योग्यता। और अगर प्रश्न करता है एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करके, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करके स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करेगा या विद्यार्थियों की योग्यता क्षमता? शाबाश, तो क्या बोलोगे? विद्यार्थियों की। आप सब समझदार हो। अब देखिएगा, अपन बातचीत कर रहे थे आरबी केटल ने कौन सा सिद्धांत दिया? विश्लेषण सिद्धांत। कौन सी प्रश्नावली का निर्माण किया? PM16। देखो, एक तो क्या है? PM16 प्रश्नावली और एक क्या है? CAVD। और क्या है? CAVD। किसने निर्माण किया? शाबाश, किसने किया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। और एक अगर मैं बोल देता हूं PMAT, बोलो क्या? PMAT, तो क्या आंसर बोलोगे? गुड, थर्स्टन केली। क्या बोलोगे? थर्स्टन केली। PMAT का पूरा नाम क्या है? बोलो, क्या बोलोगे? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। और थर्स्टन के अनुसार मानसिक योग्यता 7। गुड। और अगर अपन बात करें केरोल ने, किसने? केरोल ने संकीर्ण कारक की संख्या कितनी बताई? संकीर्ण, शाबाश, अब सही है। कितने बताए? 70। ठीक है। और विशिष्ट कारक की संख्या? शाबाश, क्या बोल दोगे? विशिष्ट कारक की संख्या क्या? तो ये केरोल ने कारक कितने बताए? 3। 3 कौन कौन से? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और संकीर्ण कारक। सिद्धांत कौन सा था? शाबाश, त्रिस्तरीय मॉडल। मतलब आपको याद तो है। याद आपको इसलिए है क्योंकि आप याद करते हो ना। इसको बार बार याद करते हैं, उसको भूल कैसे सकते, है ना? भाई उसने कहा कि भूला दो मुझे, तो मैंने कहा कि भूल खास अक्षर में तुझे कैसे सकता हूँ, तू तो मेरी श्वासों में बसती है, मैं श्वासों को भला रोक कैसे सकता हूँ। तू देखेगा जैसे अपने श्वासों में किसी को मत बसाना, नहीं तो अटक जाएगा। हाँ देखिए, अब अपन बातचीत कर रहे थे आरबी केटल की कौन सी प्रश्नावली? PM16 प्रश्नावली। PM16 प्रश्नावली में सामान्य शील गुण की संख्या कितनी? अब आगे चलकर इसने 171 क्या बता दिए? सूत्र। और 35 प्रकार के क्या बताए? गुण। 35 क्या बताए? गुण। अंत में जाकर
12 प्रकार के क्या बता दिए, शील गुण। बोलो क्या बता दिए, शील गुण, जो कि कौन से शील गुण होते हैं, विशिष्ट। कौन से शील गुण होते हैं, विशिष्ट। अब ध्यान रखो आप, अगर प्रश्न पूछा जाता है व्यक्ति में शील गुणों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 16। लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं है तो क्या बताओगे, 12। अगर कदापि ऐसा हो जाता है, वैसे होगा नहीं, फिर भी हो जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है कि शील गुणों की संख्या होती है, ऑप्शन में 16 भी दे रखा है और 12 भी दे रखा है, तो आंसर क्या बताओगे, 16। याद रहेगा, एक ऑप्शन में 14 भी होगा, क्या होगा, 14 भी होगा। आपको कतई 14 नहीं लगाना है, क्योंकि 14 भी कुछ तो है। क्या है 14, संवेद। 14 क्या होते हैं, संवेद। और 14 प्रकार के संवेदों का वर्गीकरण किसने किया है, मैक्डूगल ने। बोलो किसने किया है, मैक्डूगल ने। सिद्धांत कौन सा दिया, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। बोलो क्या बोलोगे, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रेरक सिद्धांत। और प्रश्न क्या करेगा, हार्मिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। बोलो क्या पूछेगा, हार्मिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आंसर क्या बता दोगे, मैक्डूगल। क्या बता दोगे, मैक्डूगल, है ना। तो 14 प्रकार की क्या होती है, संवेग होते हैं, और 16 प्रकार की क्या होती है, शील गुण। ठीक है, लिखो आप। आरबी केटल ने, आल्पोर्ट ने, लिखो पहले, आल्पोर्ट ने शील गुण संबंधी, आल्पोर्ट ने शील गुण संबंधी 17,953 शब्द, 17,953 शब्द बताए, जिन्हें 4,500 भागों में, 4,500 भागों में बांटा, 4,500 भागों में बांटा। इस सिद्धांत को विश्लेषक सिद्धांत के रूप में, इस सिद्धांत को विश्लेषक सिद्धांत के रूप में आरबी केटल ने पीएफ 16 प्रश्नावली का, पीएफ 16 प्रश्नावली का निर्माण करके, पीएफ 16 प्रश्नावली का निर्माण करके आगे बढ़ाया, एवं 171 सूत्र, 35 गुण तथा अंत में 12 प्रकार के विशिष्ट शील गुण, 12 प्रकार के विशिष्ट शील गुण बताए। 16 प्रकार के शील गुण कितने, 16 प्रकार के शील गुण। ठीक है, तो एक बात याद रखना, कभी अगर ऐसा प्रश्न, देखो पीएफ 16 तो अभी भी आया था ना, आपने पुराना पेपर देखा हो, तो ये तो एक सामान्य प्रश्न है ना कि पीएफ 16 प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो प्राचीन काल से आ रहा है। प्राचीन काल मतलब 2003 से लेकर अब तक ये प्रश्न हमेशा बन रहा है। और एक बात याद रखना कि आल्पोर्ट का और आरबी केटल का जो सिद्धांत है ना, उसमें से आपके हर एग्जाम में प्रश्न आना है। क्यों आना है, क्योंकि एक अध्यापक में शील गुण ही होना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहता कुछ और है, करता कुछ और है ना। 12वीं पास हो और बताता अपने आप को पीएचडी गाड़ी है
है ना। तो ये थोड़ा सा लफड़े वाली बात होती है ना। तो अध्यापक जो है वही कहेगा, है ना। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, शील गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शील गुण होना चाहिए, और जो हमेशा प्रकट हो सके। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या, सबके साथ समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबके साथ समान होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव वाली नीति नहीं होना चाहिए ना। ऐसा अपने को ध्यान रखना। इस सिद्धांत में से हर बार आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आपको तभी पता लगेगा जब आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे। कोई बात नहीं, देख लेना, नहीं देखोगे तो मैं आपको समय समय पर परिचित करवा ही देता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये तो बातचीत हो गई अपने किसके बारे में, शील गुण सिद्धांत के बारे में। पर बात क्या हुई, प्रश्न अगर उसने डायरेक्टली आपको दे दिया, पर्सनालिटी फैक्टर 16 का निर्माण किसने किया, तो क्या बोलोगे, आर्बिट्रेटर। और खतरनाक बात तो ये आ गई, देखो अगर उसने ये दे दिया कि पर्सनालिटी फैक्टर्स की संख्या कितनी है, ये वहां तक याद रखना, वरना फिर अपनी वो चक्कर में पड़ जाते हैं। यार ये पर्सनालिटी फैक्टर है क्या, यही तो है PM16। हम ये ना गौर से मत देखो, ठीक है ना। पर्सनालिटी फैक्टर ही क्या है, PM16, याद रहेगा। याद तो आपको सब रहेगा, पर लिख ही दो। PM16 के सामने लिख दो पर्सनालिटी फैक्टर, अंग्रेजी में नहीं, अपने हिंदी में ही लिख दो, पर्सनालिटी फैक्टर 16 को तो 16 ही है ना, पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है सर, अब आपको एक इसे पता है कि ऐसा भी पूछ सकता है, बता देता हूं। 2018 के पेपर में प्रश्न आया था, जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों ने निम्न परीक्षण प्रतिपादित करके जर्मनी में हलचल मचा दी। ठीक है, अब उसमें नाम लिखा हुआ था चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, कंप्लीट सेंटेंस टेस्ट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब लफड़ा बढ़िया, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, कंप्लीट। जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों ने निम्न परीक्षण करके जर्मनी में हलचल मचा दी। अब उसने नाम दिया क्या, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, कंप्लीट सेंटेंस टेस्ट और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब बताए लफड़ा क्या पड़ा, ठीक है, वो तो रूस का था, रूसी शरीर शास्त्री हरमन रोसा। क्या नाम दिया, बोलो ना। हाँ, पर आपके तो क्या है कि ना कि ये हरमन रोसा, और हरमन रोसा का परीक्षण कौन सा था, स्याही धब्बा परीक्षण। बोलो कौन सा था, बहुत जल्दी अपन कल इस पर बात करने वाले हैं। और स्याही धब्बा को क्या बोलोगे, IVT। और ये तो कहां का था, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक जो जर्मनी निवासी थे वह थे मार्गन मोरे। बोलो कौन थे, मार्गन मोरे। अब मार्गन मोरे ने जो है ये कहां थे, जर्मनी के, उसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, पर इनके टेस्ट का नाम क्या था, इनके टेस्ट का नाम क्या था। अब बताओ, आपको TAT तो याद है ना, जर्मनी भी याद है ना, हर मार्गन मोरे भी याद है, पर ये याद नहीं है कि इसको जो है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाँ थोड़ा सा मुड़की तो हिला, हाँ बोलो क्या बोलेंगे इसको, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसी को कहा जाता है प्रौढ़ बोध परीक्षण। बोलो क्या कहा जाता है, प्रौढ़ बोध परीक्षण। और इसी को बोला जाता है प्रौढ़ अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण। बोलो क्या बोला जाता है, प्रौढ़ अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण। अरे ये वही परीक्षण है जिसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, 1, और 30 कार्डों पर क्या होते हैं, स्त्री पुरुष क्या होते हैं। नहीं सर, हमने ये सुना था कि जानवर होते हैं। क्या होते हैं, जानवर होते हैं। जानवर तो कौन है, ये है ना,
चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक प्रसंग बोध परीक्षण। क्या? बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जिसका निर्माण कौन करता है? लियोपोल्ड बेलक। जोर से बोलो, लियोपोल्ड बेलक। इसमें जानवर